इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी अध्याय 1 जनसंचार माध्यम भाग 3, जिसमें हम रेडियो से पढ़ेंगे कि रेडियो हमारे जनसंचार का माध्यम कैसे बना और कितने लोगों के पास एक साथ जनसंचार का माध्यम किया जा सकता था। मतलब कितने लोगों से बातचीत हो सकती थी एक बार में। तो बातचीत तो नहीं, केवल अपनी बात सुनाया जा सकता था। तो रेडियो पत्र पत्रिकाओं के बाद, पत्र और पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर और मैगजीन के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसका नाम था जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी पाई, मतलब कामयाबी हासिल किया, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। पहला बार कहां पर? अमेरिका के किस किस शहर में खुला? पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो। तो वहां पर रेडियो स्टेशन चालू किया गया। भारत ने 1921 में मुंबई में जो टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहली संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। पहला बार संगीत कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित हुआ। 1936 में विविध ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई अपने हिंदुस्तान में, और आजादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, जिसमें से लखनऊ रेडियो स्टेशन, दिल्ली, मुंबई जिसको पहले बंबई बोलते थे, आज कोलकाता, पहले कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता, मद्रास आज जिसको चेन्नई बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम, लेकिन यहाँ पर है तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। और जाहिर है कि इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान में जाने वाला 3 गो है, यहाँ पे 3 गो स्टेशन है, जिसमें से लाहौर और पेशावर सब जानते हैं। अब ढाका और तिरुचिरापल्ली, इसमें से कौन है जो अभी ढाका मतलब वहां पर है, उनके पास, पाकिस्तान के पास। तो तिरुचिरापल्ली तो ये तो साउथ में पड़ता है, तो पड़ेगा कौन? ढाका। तो ढाका, पेशावर, लाहौर, ये 3 गो पड़ा आपको कहाँ पे? पाकिस्तान में। आजादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि आजादी के बाद हर कोई अपने नेता को सुनना चाहता था। एक धर्मनिरपेक्ष लोक हितकारी राष्ट्र के जन माध्यमों के तौर पे यहाँ पर दिया जा रहा है, एक धर्मनिरपेक्ष लोक हितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नव निर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि आकाशवाणी अपने देश को निर्माण करने में बहुत ज्यादा मदद किया है। जो सरकारी सेवा के अनुसार चलता है, सरकार ही उसको चलाते हैं। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति, क्या चीज? देश की सामाजिक संस्कृति, यहाँ की सामाजिक संस्कृति जो होता है वो उभरने लगे, और राष्ट्र निर्माण के लिए शुद्ध किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज देने का काम रेडियो ने किया कि देश के लोगों के आवाज को आप आगे बढ़ाओ। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच सीधा है। 1943 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हुई। उस समय से पहले आकाशवाणी चलता था, अब एफएम की शुरुआत हो गई है 1993 से। आप सुन रहे एफएम मिर्ची, एफएम रेडियो और आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। ऐसा आता है ना रेडियो पे, वही है। तो रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं मिली है। 1947 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के
स्वतःशाही निकाय को सौंप दिया गया। वहां पे सरकार की निगरानी से उसको निकालकर, सरकार के नियंत्रण से उसको निकालकर, मतलब किसी स्वयं के हाथों में, निजी हाथों में उसको सौंप दिया गया कि भैया आप संभालो, बाकी गलत होगा तो हम देखेंगे ना। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने का पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने किया। जो जकड़न आ गई थी सरकार के नियंत्रण में रहते रहते आकाशवाणी को, उस जकड़न से तो निकालने के लिए बाहर, उस जकड़न को तोड़ने के लिए 1995 में हमारे उच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों, मतलब रेडियो पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए और उसे आजाद कर दो। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल साथ शुरू हो गए। यहाँ पे कितना? 350 चैनल शुरू हो रहे थे। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटीज रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही थी और उस समय से ही रेडियो आपको हर घर में दिख जाएगा। 300, 350, 400 का रेडियो मिलता था और हर घर में दिखता था। आज रेडियो 400 का क्या 200 का मिलता है, लेकिन घर में नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि रेडियो सुनने वाला बच्चा कौन है? नहीं सुनते हैं रेडियो भैया, तो कोई नहीं सुनेगा तो कोई नहीं सुनता है। आज रेडियो बजाया जा सकता है। अभी मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ, रेडियो को ऑनलाइन सुनने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। रेडियो क्या है? एक आवाज को पहुंचाने का केंद्र है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। क्या कहा था? एक अद्भुत शक्ति बोला था रेडियो को। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते हैं, दूर गांव में जाओगे तो वहां पे टीवी वगैरह आज भी बहुत जगह पे नहीं है, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। आज भी मैं बहुत सारा गांव जानता हूं, जंगल जानता हूं, जहां पर लोग रहते हैं, बिजली गया नहीं है तो टीवी कौन लगाएगा, इसलिए वो लोग रेडियो रखे हैं। आज भी वहां पर रेडियो पर प्रसारण होता है। फिर अखबार और टेलीविजन की तुलना में यह बहुत सस्ता भी होता है। अखबार के तुलना में ले तो बहुत सस्ता भी होता है, क्योंकि रेडियो एकमात्र साधन ऐसा है जो सबसे सस्ता में हो सकता है। इसलिए भारत के दूर दराज इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिया। रेडियो क्लब मतलब एक जगह रेडियो होगा, वहां पर सब लोग आकर बैठेगा और बातचीत करेगा। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशन और बीबीसी, वॉइस फॉर अमेरिका और डोइचे वेले, रेडियो जर्मनी, मैक्सिको रेडियो, रेडियो पाइचिंग, ये चाइना का है, रेडियो पाइचिंग, और रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण, और हम लोग का भी था होम अमेच्योर रेडियो क्लब, ऐसे नाम से दिया गया था। यहाँ पे आजादी, यहाँ पर स्वतंत्र समूह द्वारा, आजाद समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ था, और उसके बाद से आजादी के बाद हर लोग निजी तौर पर रेडियो स्टेशन लगाना शुरू कर दिए। यहाँ पर देखिए गतिविधियां, अपने ट्रांजिस्टर पर, और ट्रांजिस्टर रेडियो को ही बोलते हैं, तो अपने ट्रांजिस्टर पर आकाशवाणी के स्थानीय केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनिए। विशेषकर 8 बजे सुबह और रात्रि 8:45 बजे हिंदी में प्रसारित होने वाला राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन सुनिए। इसके साथ ही शाम 7:03 मतलब 7:30 पर बीबीसी हिंदी सेवा से प्रसारित होने वाले समाचार भी सुनिए। आकाशवाणी और बीबीसी के समाचार बुलेटिन की शुरुआत, उसकी तुलना करते हुए 300 शब्दों में आलेख तैयार करें, टिप्पणी दें और कक्षा में शिक्षक के सहयोग से इन पर चर्चा भी करें और बात करें कि भैया आपने क्या सीखा। आगे आ जाते हैं टेलीविजन। आज टेलीविजन जनसंचार का
एक सबसे लोकप्रिय ताकतवर माध्यम बन चुका है, क्योंकि आज के दौर में टेलीविजन को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। रेडियो का जमाना गया, अब टेलीविजन। एक मोबाइल आया तो आपसे क्या क्या छीन लिया पता है? आपका वॉल घड़ी, हाथ घड़ी, दीवार पर लगने वाला घड़ी, कैलेंडर, कैलेंडर के साथ आपका रेडियो, टीवी, सब कुछ छीन लिया आपसे। लेकिन फिर भी आप खुश हो। दोस्तों का प्यार, घर वालों का प्यार, घर वालों का दुलार, दोस्तों के साथ घूमना, सब मोबाइल छीन लिया। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनि के साथ, प्रिंट मीडिया का शब्द और रेडियो की ध्वनि के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। जब आवाज के साथ अगर देखने को भी मिल जाए तो विश्वास होता है कि हाँ भैया जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। 1947 में बेल टेलीफोन वो घंटी वाला, तो बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। मतलब एक जगह चल रहा है और दूसरे जगह लोग वहां पर देख रहे हैं। 1936 तक बीबीसी ने भी अपने टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी और हर जगह पर टेलीविजन सेवा लग गया था। टेलीफोन का पहले खंभा आता था और खंभा हर घर में लगल था और जिसको जितना चाहिए उतना उसको कनेक्शन दिया गया था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 5 सितंबर 1959 को हुई थी। यहाँ पर टेलीविजन भारत में यूनेस्को के शिक्षक परियोजना के तहत भारत में 15 सितंबर 1959 को हुआ था शुरुआत टेलीविजन का। इसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए थे, जिन्हें 200 लोगों ने देखा। कम नहीं, 200 लोगों ने। यह हफ्ते में 2 बार एक घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विविध टेलीविजन सेवाओं का प्रारंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1 घंटा के लिए टीवी कार्यक्रम चलता था, बाकी बंद हो जाता था। सुबह आके बोलेगा नमस्कार भाइयों बहनों, तो सब कोई बोलेगा न, बहुत खुश रहा बच्चा, खुश रहा, बहुत अच्छा। फिर राती खोने जब बोलेगा धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ विश्राम के लिए, फिर पुनः कल सुबह मिलते हैं, धन्यवाद। तो वो बोलेगा सब क्या, जितना भी लोग थे वो रात भर जगे रहेंगे आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है बउआ, कल आइया, सुबेरे आइया, सुबह बात करेंगे हम। अब तो ऐसा चलता था। मैं ये झूठी नहीं बात बोल रहा हूँ, ये बूढ़ पुरनिया लोग जो बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग थे ये ऐसा बोलते थे। ठीक है कल मिलते हैं। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ में टेलीविजन सेंटर खुल गए थे। वहां पर टीवी लगा दिया गया था। लेकिन 1976 तक टीवी सेवाएं आकाशवाणी का हिस्सा थी और आकाशवाणी के साथ ही ये सब चलता था। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया था। इससे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। कितना? 1984 में। उसी समय रामानंद सागर का रामायण और रामानंद सागर का जय श्री कृष्णा भी प्रकाशित होना चालू हो गया था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी कि हर तरफ टेलीविजन लगाया जाए। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए समिति एक गठन किया। एक नया समिति बनाई। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हैं, हम पुराने संस्कृति को तोड़ रहे हैं, पुराने बातों को भूल रहे हैं और नए न बन रहे हो, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जहां पर हम पुराना चीज भूल रहे हैं
लेकिन अगर दूरदर्शन के माध्यम से हमें कुछ बताया जाएगा तो हम लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ेगी और हम लोग का जनतंत्र को मजबूत बन सकता है, बहुत ज्यादा। समिति के मुताबिक जन संचार माध्यमों के बतौर पूरे भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने लगे। भारत में दूरदर्शन का क्या क्या उद्देश्य था, ये लगता है तो लोग क्या क्या सीख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। ये सब चीज आशा था कि इतना चीज हो सकता है अगर आकाशवाणी के माध्यम से टेलीविजन हर गांव में लगाया जाए तो। इसीलिए रामायण बना कि लोग अपने संस्कृति को ना भूलें। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, बहुत ज्यादा। लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी रह नहीं गई थी, ताजगी खत्म हो गई थी। हाँ, ताजगी का अभाव काटने लगा था। पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना सकते थे, और पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं थी उस समय, वो सरकार के माध्यम से ही चलता था। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसे अपनी एक खास जगह बना ली है, और टीवी को लोग मनोरंजन के अवसर के रूप में देखने लगे थे। ये थोड़ा नाकामी थी उस समय, लेकिन अच्छा है आज टीवी की वजह से कितना इंडस्ट्री, कितना मालिक चल रहे हैं, कितना कंपनी है कि आज टीवी की वजह से है, नहीं तो नहीं रहती। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान, जब 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो उसके दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि युद्ध जितना अमेरिकी सेना ने लड़ा, अमेरिका में हुआ था, अमेरिकी सेना ने लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज नेटवर्क नाम के टीवी चैनलों ने लड़ा, क्योंकि जितने भी संपादक थे वह भी तो उनके साथ थे ना, क्योंकि उनका भी मरने का डर था, लेकिन फिर भी वो लोग प्रसारण दिखाए। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनल की शुरुआत हो गई और हर लोग निजी चैनल खोलने लगे, हमारा भी है। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई कि भैया आप भी करो, और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनल ने अपने भारत केंद्रीय सरकार चैनल भी आरंभित कर दिया, उस समय शुरुआत हो गया। इसके अलावा डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनल के साथ FTV, MTV व MTV, FTV और BTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी देखने लगे। यहाँ पर पश्चिम के भी ये चैनल आ गया। कुछ लोगों ने इसे देश का संस्कृति पर हमला भी कहा। इन चैनलों का, ये जितने भी चैनल खुले थे, इनका विरोध भी किया गया। माना गया कि लेकिन टेलीविजन का असली विरासत तब हुआ, असली विस्तार तब हुआ, मतलब सिनेमा असली तौर पे आगे कब बढ़ा, जब भारत में देसी निजी चैनल की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। इसके बाद समाचार के क्षेत्रों में भी जी न्यूज और स्टार न्यूज नामक चैनल आए, और सन 2000 में आज तक के स्वतंत्रता चैनल के रूप में आज भी चैनल है आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई, टीवी चैनल भी और समाचार चैनल भी आने लगे। दोनों चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्रीय निर्माण और सामाजिक उन्नयन था। मतलब क्या समझे, यहाँ पे नहीं समझे फिर से बताता हूँ।
जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य था कि राष्ट्र का निर्माण करना और सामाजिक अन्याय को दूर करना। यहाँ पर अन्याय हो सकता है लेकिन अन्याय लिख दिया है, तो अन्याय को दूर करना। वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यवसायिक लाभ कमाने का रह गया। यहाँ व्यवसायिक लाभ कमाएंगे केवल। इससे जहां टेलीविजन समाचार को निष्पक्ष की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ। वही एक आधी होड़ के कारण, एक बहुत ज्यादा वाद विवाद के कारण पत्रकारिता के मूल्यों और उसके नीतियों का भी हनन होने लगा था। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। आज करीबन हिंदुस्तान में यूट्यूब से लेकर टीवी का चैनल ले ले तो करीबन आपको 3 से 4 करोड़ टीवी चैनल है। 3 से 4 करोड़ चैनल है अपने भारत में। उतना नहीं भी होगा फिर भी 1 करोड़ से कम चैनल तो नहीं है, ये मैं वादा करता हूं, लिख कर दे सकता हूं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे सिनेमा के माध्यम से कैसे हम बहुत तेजी से चैनलों को आगे बढ़ाएं और क्या क्या हमने सीखा। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो चीज भी पूछना हो आप बेझिझक कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और जो भी यहाँ पर कुछ समझाने लायक उतना था नहीं, केवल सुनने वाला था, तो आप सुने, अच्छा लगा, बस केवल याद रखना। बाकी सब जवाब सवाल इसी से कर सकते हो आप। धन्यवाद।